उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स कहते हैं। तो क्या इन न्यूरॉन्स की वैल्यू कम है नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स की? ये जो सपोर्टिंग न्यूरॉन्स है क्या इनकी वैल्यू कम है? नो, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स जो सपोर्टिंग न्यूरॉन्स है, इनके बिना ये एक्साइटेबल न्यूरॉन्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल किसी भी नर्व इम्पल्स में, वो एक्साइटेबल है, और जो उनको सपोर्ट देते हैं वो नॉन एक्साइटेबल है। यहाँ हमने एक एक्साइटेबल न्यूरॉन्स का डायग्राम दिया हुआ है। आप बहुत टाइम से पढ़े आ रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 सब आप पढ़ते आ रहे हैं न्यूरॉन्स कैसे होता है। There are more than 100 billion न्यूरॉन इन नर्वस सिस्टम। लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी शेप और साइज डिफरेंट होती है। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सेल बॉडी है। जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर शाखाएं जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये डेंड्राइट्स है। और ये आपको जो लॉन्ग प्रोसेस दिखाई दे रहा है ये एक्सॉन है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट आप रेड कलर का देख रहे हैं ये सेल बॉडी है। ये जो ब्रांचिंग फॉर्म आप देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स है। और ये जो लॉन्ग प्रोसेसेस आप देख रहे हैं दिस लॉन्ग प्रोसेसेस इज कॉल्ड एक्सॉन। सेल बॉडी से जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में, वो डेंड्राइट्स एक दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट से जुड़ करके साइनेप्स बनाते हैं। साइनेप्स क्या होता है? द लिंक बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है, जो लिंक बनता है, उनको हम साइनेप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन के ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेल बॉडी, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ में मिलकर के और साइनेप्स बनाते हैं। ये इन सेल बॉडी का काम होता है। जो बीचों बीच ये जो इनके डेंड्राइट्स का काम होता है, जो बीचों बीच में जो आप सेल बॉडी देख रहे हैं, इस सेल बॉडी में निसल बॉडीज पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि उस सेल को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल बॉडी जो आप देख रहे हैं, इस सेल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, निसेल बॉडीज, न्यूरोफिलामेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निसेल बॉडीज क्या है? निसेल बॉडीज का है rough endoplasmic reticulum which containing the ribosomes into the cell body are called nacelle bodies. nacelle bodies का मतलब होता है राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम nacelle bodies कहते हैं। के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बताया। डेंड्राइट्स थ्रेड लाइक मैंने आपको बता दिया। एक्सॉन जो है ये लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं जो कि अदर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ में कनेक्ट होकर साइनेप्स बनाते हैं। ये आपको मैंने बताई। इनका काम क्या होता है साइनेप्स का? एक न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना, दूसरे से थर्ड, इस तरीके से फॉरवर्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, नर्व इंपल्सेस ऑफ द बॉडी से ब्रेन तक पहुंचते हैं। इन न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप माइलिन शीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है वो सपोर्टिंग न्यूरॉन्स करते हैं, नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स। बताऊंगा कौन से वाले नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स हैं जो ये काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये आपकी नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स का टाइप है। तो ये सब नोड ऑफ रेनवियर क्या करते हैं? नोड ऑफ रेनवियर का काम क्या होता है? दे इनिशिएट द रिट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस को बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ाने में नोड ऑफ रेन, ये स्ट्रक्चर इसमें कोई और बताने की नहीं, क्योंकि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स की
पूरी फंक्शन पढ़ेंगे प्रॉपरली। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती हैं, ब्रांचिंग जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स के शेप के आधार पे न्यूरॉन्स को यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर में डिवाइड किया गया है। यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये देखिए आप, यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही डेंड्राइट्स पाई जाती है, ये यूनिपोलर है। जो बाइपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर 2 डेंड्राइट्स पाई जाती हैं दोनों तरफ, और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर बहुत सी डेंड्राइट्स पाई जाती हैं। देखिए आप, तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है रेयरली प्रेजेंट होते हैं, यानी आप ये मान लीजिए कि दे आर एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। बाइपोलर जो न्यूरॉन है ये आपको आपकी जो रेटिना ऑफ द आई है उसके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन मिलेंगे, और आपकी जो नोज जो है, नोज जो कि ऑल्फेक्शन का काम करती है, यानी सेंस ऑफ स्मेल का काम करती है, वहां पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं वो भी बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन तो आपकी ऑल अराउंड द बॉडी के अंदर जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। कभी कभी यूनिपोलर न्यूरॉन जो है तो सूडोयूनिपोलर न्यूरॉन, यानी एक और एक्सेसिव ब्रांच जो है उनके अंदर डेवलप हो जाती है, वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन अकरेंस ह्यूमन बॉडी, यूनिपोलर नन होते हैं, बाइपोलर बहुत रेयर होते हैं, मल्टीपोलर कॉमन होते हैं। लोकेशन के आधार पे बाइपोलर जो है ईयर, नोज, आई में पाए जाते हैं, मल्टीपोलर थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे यूनिपोलर में 1 एक्सटेंशन होता है, यानी 1 डेंड्राइट। बाइपोलर में 2 डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, देखा एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी इंक्लूडिंग 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट। और मल्टीपोलर के अंदर बहुत सारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स। मैं आपको यहाँ पे टिश्यू के टाइप पढ़ा रहा हूँ, मैं डीपली हम लोग ये स्टडी नहीं कर रहे हैं न्यूरॉन की, डीपली स्टडी नर्वस सिस्टम में होगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको इन टिश्यूज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टिश्यू टाइप समझा रहा हूँ, तो हमें इतना ज्यादा डीपली इस टॉपिक को यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम आएगा तब हम पूरा ही पढ़ेंगे, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सारा सब कुछ हम वहां पढ़ेंगे तब। न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है ये नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स है एक्चुअली में, बट इन नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स को न्यूरोग्लिया कहा जाता है। दीज नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स इज आल्सो नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स। Over the brain and spinal cord, there are 4 types of neuroglial cells: oligodendrocytes, astrocytes, microglial cells और ependymal cells। ये 4 types होती हैं: oligodendro, astro, microglia, ependymal cells। One by one we will see. The rest of the nervous system is composed of non-conducting cells या non-excitable cells called neuroglial cells. These cells make up more than 1/2 of the volume of total nervous system. Total nervous system 1/2 वॉल्यूम जो है वो न्यूरोग्लियल बनता है। Their main function is to protect, सर आपकी nurture वॉल्यूम and सही नहीं आ support। रही है। मेरी वॉल्यूम सही नहीं आ रही। The main function, हाँ थोड़ा नेटवर्क इसमें आ रहा है। वापस से हम देखते हैं, द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। जो नर्व एक्साइटेबल न्यूरॉन्स को छोड़ के जो बचा हुआ नर्वस सिस्टम होता है वो नॉन एक्साइटेबल सेल से बनता है, जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। हमारे टोटल नर्वस सिस्टम में 1/2 ऑफ द वॉल्यूम जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स की वजह से होता है। इनका मेन फंक्शन न्यूरोग्लियल सेल्स का प्रोटेक्शन, नर्चर एंड सपोर्ट द एक्साइटेबल न्यूरॉन। जो एक्साइटेबल न्यूरॉन्स हैं
यानी जो कंडक्टिंग न्यूरॉन्स हैं, जो डायरेक्ट किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटी में, उन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का, उनको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नर्चरिंग ब्लड सप्लाई करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये टिश्यूज करते हैं। 4 टाइप्स आपको मैंने बताई दिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एस्ट्रोसाइट्स। क्या होती है ये एस्ट्रोसाइट सेल्स? They are star-shaped and large abundant of all glial cells. These cells have long star-like processes. Astrocytes form the blood-brain barrier. बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। देखिए आप एस्ट्रोसाइट सेल्स, ये जो 4 सेल्स आपके सामने दिख रही है, इनमें सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है, सबसे बड़ी होती है ये सेल, और ये सेल स्टार शेप में होती है। ये जो एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, ये एक्साइटेबल न्यूरॉन्स के ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ जो है एक बनाती है, जिस हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, ये एक्साइटेबल न्यूरॉन्स के ऑल अराउंड में एक नेटवर्क बनाती हैं, एक बैरियर बनाती है, जिस बैरियर को हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। This blood-brain barrier prevents the entry of toxic substance from blood to the brain. न्यूरॉन तक किसी भी ब्लड में यदि किसी तरीके का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ब्लड में, या कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो वो ब्लड तो ब्रेन को भी जाता है, आपको पता है। तो वो ब्रेन में जब वो ब्लड पहुंचता है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस न्यूरॉन तक ना पहुंचे, इसके लिए काफी हद तक ये एस्ट्रोसाइट्स जो है वो एक बैरियर बनाती हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसके थ्रू वो टॉक्सिक सब्सटेंस न्यूरॉन में एंटर नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं कर पाते का मतलब 100% कोई गारंटी नहीं है। दे प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को। अब मैं बार बार कहता हूँ, बॉन और ये बॉनी फ्रेमवर्क और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई हड्डी को तोड़ देगा तो काहे का प्रोटेक्शन है? तो कहने का मेरा इन द सेंस, इनका काम ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इट डज नॉट मीन कि टॉक्सिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि बहुत ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंस लिया है तो वो तो क्रॉस भी करेगा। ये ऐसा ही एक बैरियर जो है, एक याद आया मुझे, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वैसा ही एक फीटो प्लेसेंटल बैरियर भी होता है। फीटो प्लेसेंटल बैरियर, फीटो प्लेसेंट की जो प्रेग्नेंट वुमन है, दिस प्रेग्नेंट वुमन यूट्रस इज अटैच विद द fetus बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसको आप अम्बिलिकल कोड बोलते हैं ना, अम्बिलिकल कोड जो है, गर्भनाल बोलते हैं इसको। गर्भनाल जो है वो बच्चे की अम्बिलिकस से और दूसरी साइड से मदर के यूट्रस में जो प्लेसेंटा है उससे चिपकी हुई रहती है। तो मदर जितने भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो सभी प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड के थ्रू जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग बेबी है, उस तक पहुंचती है। तो मदर यदि किसी प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा वो खुद अपने आप में एक बैरियर का काम करता है। किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को वो डेवलपिंग फीटस के नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचने देता। तो वो भी, वहां भी एक बैरियर होता है जिसको फीटोप्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। ये काम हो गया एस्ट्रोसाइट्स का। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है। हालांकि ये नॉन एक्साइटेबल न्यूरॉन्स है, लेकिन इनका कितना इंपॉर्टेंट काम है। इनके बिना एक्साइटेबल न्यूरॉन्स क्या कर लेंगे? नंबर सेकंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दे आर स्मॉल ग्लियल, ये स्मॉल होती हैं। They are found in gray and white matter of central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो व्हाइट और ग्रे मैटर होते हैं, उनके अंदर ये पाई जाती है। व्हाइट और ग्रे मैटर तो काफी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो अपन नर्वस सिस्टम में स्टडी करेंगे। बाकी आप जानते ही है ना ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होते हैं। जानते हैं ना आप ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या? सिर्फ ये पूछना है मुझे कि जानते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या यस या नो बस? यस सर। चलिए,
जिसने यस कहा है वो बताओ क्या होते हैं ग्रे और व्हाइट मैटर? सर ग्रे जिसने मैटर यस के कहा है, अंदर यस, सर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हाँ बताइए। सर ग्रे मैटर के अंदर सर ग्रे मैटर हाँ। आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन की, उसमें प्रेजेंट होता है ग्रे, और इनर में व्हाइट होता है। शाबाश, सर वेरी ग्रे गुड। मैटर के अंदर नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो व्हाइट मैटर होते हैं मतलब उसके अंदर माइलिन शीथ वाला पोर्शन मतलब एक्सोन वाला पोर्शन होता है। एक्सॉन वाला पोर्शन उसमें होता है। चलिए मैं आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कल एक बार पूरा डायग्राम से एक अच्छी से समझाऊंगा सब बच्चों को कि हकीकत में ग्रे मैटर और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। लेट वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट ऑन इज दिस ग्रे मैटर। जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो पहले अपन ये वाला टॉपिक लेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, हम आगे बढ़ते हैं सो हमारी ये कंटिन्यूटी टूट जाएगी। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में ये प्रेजेंट होती है ऑफ सीएनएस में, और इनका काम होता है माइलिनेशन का। माइलिनेशन का मतलब होता है इन ओलिगोडेंड्रोसाइट से के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम माइलिन प्रोटीन कहते हैं। ये माइलिन प्रोटीन माइलिन शीथ जो प्रेजेंट होती है ना, माइलिन एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, उस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है माइलिन प्रोटीन करती है, और उस माइलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स करती है। माइलिन शीथ में रीजनरेशन होता रहता है। रीजनरेशन का मतलब होता है माइलिन शीथ जो है वो अपने आप को रिप्लेस करते रहती है। बनी माइलिन शीथ फिर कमजोर पड़ गई, फिर दूसरी माइलिन शीथ की परत चढ़ गई, फिर पुरानी हट गई, फिर नई माइलिन शीथ। तो इस तरह से न्यूरॉन जो है वो रैपिडली तैयार होते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में माइलिन शीथ बने नहीं, ऐसी जन्मजात ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुना है आपने, उसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ही नहीं होता। माइलिन शीथ का काम क्या होता है? दे आर असिस्ट इन रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू द नोड ऑफ रैनवियर। तो माइलिन शीथ यदि प्रेजेंट नहीं है तो उस विक्टिम के, उस व्यक्ति के नर्व इम्पल्सेस किसी भी प्रकार की सेंसरी इंफॉर्मेशंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं कर सके। लाने ले जाने, किसी भी प्रकार के नर्व इम्पल्सेस को लाने ले जाने, और एक्साइटेबल न्यूरॉन्स जो एक्चुअल जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इम्पल्सेस के लिए या किसी भी न्यूरल एक्टिविटी के लिए, उसको हम कहते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। उस डिजीज का नाम है मिस्थेनिया ग्रेविस। आपको यदि नाम देखना है उसका, MY मिस्थेनिया ग्रेविस दिख रहा है नाम, मैंने लिखा है भी। यस सर। ग्रेविस। नेक्स्ट है माइक्रोग्लियल सेल्स। तो माइलिनेशन के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वैल्यूबल। नेक्स्ट है माइक्रोग्लियल सेल्स। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था माइक्रोग्लियल सेल्स क्या है। यदि आपने पीछे की स्लाइड में कुछ याद आ रहा है तो आपको माइक्रोग्लियल सेल्स के लिए जो मैक्रोफेजेस कनेक्टिव सेल्स है, मैंने मैक्रोफेज। आपको बताया था कल ही क्लास में, बताया था कि नहीं? यस सर, मैक्रोफेजेस ही होते हैं माइक्रोफेज। यस। कनेक्टिव टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। उनमें जो ब्रेन में जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती है फिक्स वाली, उनको हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? दे इनगल्फ डैमेज नर्व सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस। जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि ब्रेन सेल में एंटर कर जाता है
उसको भी किल करने का काम ये माइक्रोग्लियल सेल्स ही करती है ये मैक्रोफेजस सेल्स, लेकिन इनको हम ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। ये भी नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग नर्व सेल्स होती है। और फाइनल ये एपेंडाइमल सेल्स, these are elongated cells found as a single layer in the lining of spinal cord and ventricles of the brain. They produce CSF. जैसे आपने हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स पढ़े ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे ही वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का मतलब होता है चैम्बर्स, वेंट्रिकल का मतलब होता है चैम्बर। वैसे ही चैम्बर जो है वो ब्रेन में पाए जाते हैं, जिनको हम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन कहते हैं, यानी चैम्बर्स ऑफ द ब्रेन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वेंट्रिकल्स आपने पढ़े, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, जैसे आपने हार्ट में पढ़े हैं ना राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे ही ब्रेन के अंदर होते हैं राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इन वेंट्रिकल्स में एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है। इन वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स ऑफ द जो ब्रेन है, इनमें एपेंडाइमल सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और ये एपेंडाइमल सेल्स जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ, सीएसएफ का प्रोडक्शन जो है वो एपेंडाइमल सेल से होता है। तो जब सीएसएफ का कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होता रहता है, तो सीएसएफ जो है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड के सराउंडिंग में 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस पाई जाती है, 3 लेयर्स ऑफ ब्रेन कवरिंग, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। नाम देखिए आप, मेनिंजेस, उनको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस में अब कौन सी 3 लेयर है वो, उसमें सब अरेक्नोइड जो लेयर है उसमें, और सबसे मैं फिर से बताऊं, वो जैसे उसकी आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं, मिडिल जो कवरिंग होती है उसको हम अरेक्नोइड मैटर कहते हैं, और इनर जो कवरिंग होती है उसको हम पाया मैटर कहते हैं। तो अरेक्नोइड मैटर मिडिल लेयर और पाया मैटर इनर लेयर के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ सर्कुलेट रहता है। अब क्यों सर्कुलेट रहता है, क्या उसका फंक्शन है, ये अभी हमारा इस जगह एक्सप्लेन करने का टॉपिक नहीं है। टिश्यू रीजनरेशन एक वर्ड है, रीजनरेट, रीजनरेट का मतलब होता है अपने आप को ठीक कर लेना, अपने आप को रीजनरेट कर लेना, अपने आप को वापस से फ्रेश कर लेना। सेल का, सेल का फ्रेश हो रही है मतलब टिश्यू फ्रेश हो रहा है। तो टिश्यू रीजनरेशन में, when tissue regeneration occurs, जब टिश्यू रीजनरेशन होता है, it is essential that some of them original cells are available to replicate by mitosis. टिश्यू रीजनरेशन के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वहां पे कोई ओरिजिनल सेल तो प्रेजेंट हो, तो उस ओरिजिनल सेल्स में मिटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होकर के डेड सेल्स हटेंगी, ओल्ड सेल हट जाएंगी, और नई सेल जो है वो अपनी जगह लेती जाएगी। जब नई सेल अपनी जगह ले, सेल रीजन हो रही, टिश्यू रीजनरेट हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स को तो हम टिश्यू कहेंगे। द to which regeneration depend on the rate of turnover of particular types of cell। देखिए, किसी भी टिश्यू का कितनी मात्रा में रीजनरेशन होना है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो ओल्ड सेल कितनी मरी है और नई सेल कितनी रीजनरेट हो रही है, इन दोनों का अनुपात है, तो वो टिश्यू जो है वो प्रॉपरली रीजनरेट कर जाएगा। आवाज नहीं आ रही शायद आप लोगों को। यस सर, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम, नेटवर्क थोड़ा स्लो बता रहा है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क। इस के आधार पे देखिए आप, मैंने आपसे कहा कि एक नॉर्मल टिश्यू जनरेशन के लिए ये पॉसिबल है
कि जो फिजियोलॉजिकल टर्नओवर है उस सेल का, यानी वो सेल कितनी तो बनेगी, कितनी सेल की डेथ होगी, इन दोनों का यदि अनुपात रेशियो बराबर तो प्रॉब्लम, यदि इनमें कुछ कमी ज्यादा हुई तो उसका फिर अलग ही रूप होगा। क्या अलग रूप होगा हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर। टिश्यू रीजनरेशन जो है वो डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप की है। तो 3 टाइप की सेल आप देखिए, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल। लेबाइल cells are those in which replication is only a continuous process. लेबाइल सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनमें रिप्लिकेशन का मतलब टू हट, मैंने लागे नई सेल फिर पुरानी होगी फिर नई आ जाएगी, कंटिन्यूअसली उनमें ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। पुरानी सेल मरती है, इंक्लूड एपिथेलियम, आप स्किन, आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है, उस एपिडर्मिस लेयर को, एपिडर्मिस लेयर आई तो नीचे से ही है, तो स्किन की जितनी भी लेयर है, लेयर, उन सभी लेयर के अंदर कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है। पुरानी सेल स्किन की हटती जाती है, नई सेल आती, सेल जो है वो कहलाती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी लेबाइल सेल से बनी, जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स है ये भी लेबाइल सेल से बनी, डक्ट है, यूट्रस है, आप देखिए एवरी एवरी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 20 days ऑटोमेटिक यूट्रस है, जो उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, सेल हट जाती है, से रीजनरेट हो जाता है, वापस नया प्लेटफॉर्म तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो सेल डेथ होकर के और सब ब्लीडिंग होना, उससे वो इमेस्ट से रीजनरेट हो जाता है। यूट्रस लाइनिंग, बोन मैरो रीजनरेट कंटिन्यू होती रहती है। ब्लड सेल्स, स्प्लीन और लिम्फोइड टिश्यू ये चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, पुरानी सेल आएगी। ऐसी जो सेल्स है वो लेबाइल सेल्स कहलाती है। स्टेबल सेल्स है, दे gained the ability to replicate but do so infrequently. इन के अंदर भी जो स्टेबल सेल्स हैं, इन टिश्यू रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, सेल रिप्लिकेशन पाया जाता है, लेकिन जितना लेबाइल सेल कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, वैसी फ्रीक्वेंसी यानी इनफ्रीली यानी यदा कदा यानी कभी कभी इन स्टेबल सेल्स में वो चीज देखने को मिलती है। लीवर, किडनी, सर आवाज नहीं आ रही है। सर ही गए। कुछ दिख ही नहीं रहा भाइयों, क्या हुआ? आवाज आपको? सर स्क्रीन चली हुई है। कुछ भी नहीं है। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। देखिए स्टेबल सेल्स में भी स्क्रीन नहीं आ रही, स्लाइड नहीं आ रही। नहीं।
गए क्या सर? सर नहीं गई, वॉल्यूम गई। स्क्रीन भी गई। सर भी गए। सब चला गया, हम बैठे। अरे मुझे क्यों होस्ट बना दिया? किसने बनाया यार? क्या शुरू कर रहे? मैं भाई चला रहा है कोई तो। मूवी चला दे तो क्लास लगा तो आराम उसी से पे तू। रही। कौन सी चलानी है? आराम से तो लगाओ। लगाओ आराम से तू। पुष्पा। यशवंत तू बता भाई कौन सी चलानी है? भाई तेरे को जो अच्छे लगे ना वो लगाते। नहीं आज तो तेरी पसंद की चलाएंगे यार, पता ना। नहीं नहीं, मेरी अरे आज पसंद तो वाली तेरी सब नहीं पसंद। देखेंगे, सब नहीं देखेंगे मेरी पसंद वाली। अरे फैमिली मूवी चलाएंगे। सॉन्ग ही चला दे कोई। सब नहीं आएंगे। नाम तो पता भाई यशवंत, कौन सी लगानी है? अरे नहीं, कितने गाने में लगा देना। बंदूकबाज लगा दे। अरे तू डाउनलोड करेगा, लेट हो जाएगा। मैं सिद्धू मूसे वाले गाने चला दे। उसका नेट खत्म हो गया। बंदूकबाज। नहीं नहीं, वाईफाई आराम से डाउनलोड हो जाएगी। टॉप अप कर दो सारे के। तो तू गाने चला दे सिद्धू मूसे वाला। सैम बीफ लगा दे। हॉटस्पॉट चालू कर दो, शेयर का नेट खत्म। हो गया। उसका लगा देना। द लास्ट राइड लगा दे सिद्धू मूसे वाला। यहाँ आए मोहित, तू हमेशा कामयाब होना चाहता है यार, क्या है? हो गई थी। Yo, what's it? The Musiala, baby. Tell him where you from, man. Huh?